चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया, उसने क्या मुझे फ़ोन किया। इसका जो हल है सेक्टर्स को कम्पिटिटिव बनाना है। वेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो है वो आइकॉन ऑफ पॉप की म्यूजिक वीडियो थी जहाँ से मीडिया रास्ते खुले। हम अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पीछे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज मंगल का रोज़ है और इंशाल्लाह आज का दिन हम सभी का अच्छा गुजरने वाला है। तो अच्छी अच्छी बातों के साथ दिन का आगाज़ करते हैं। तो अच्छी बात जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है कोट ऑफ द डे। सबसे पहले हम शामिल करते हैं तो कायनात की सबसे महंगी चीज़ जो है वो जनाब एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। मुआशरे में एहसास, प्यार और मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। ये ना हो तो इंसान में कुर्बानी और इसार का जज्बा भी पैदा नहीं हो सकता। यूँ कहा जाए कि एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसानियत मर जाती है। इसका अंदाज़ा आपको होगा कि जब कुछ ऐसा हो कि जो हमें अच्छा ना लग रहा हो, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि जिसने जिसके साथ किया उसको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो एहसास होता है तो ही आपके अंदर सिला रहमी होती है, अदरवाइज़ इंसानियत मर जाती है और इंसान वो कुछ कर गुजरता है कि कहना पड़ता है कि इसका खून सफ़ेद हो गया है। तो एहसास ही होता है, इससे रिश्ते ज़िंदा रहते हैं, हम आपस में मोहब्बतें बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो ये हमेशा इंसान में रहना चाहिए। इसी अच्छी बात के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बाइज़्ज़त वापसी का आखिरी रोज़, 86,000 से ज़ायद अफराद वापस चले गए। सैकड़ों की रवानगी की तैयारी, कल से हुकूमत एक्शन शुरू करेगी। वापसी का रास्ता ना लेने वालों को जेल का रास्ता देखना होगा। डिपोर्ट और जायदाद जब्त किए जाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। कौमी टीम हार गई लेकिन शायकीन ने उम्मीद नहीं हारी। बांग्लादेश के खिलाफ शाहीनों की धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद बंगाल टाइगर्स को बड़े मार्जिन से हराएंगे, तभी सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद रोशन रख पाएंगे। लेकिन क्या ग्रीन शर्ट्स ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? ये आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी फिल्म मेकर का हॉलीवुड तक का सफ़र, मशरिक और मगरबी सकाफत के दरमियान फासले मिटाती उर्वा ज़ुबैर आज दुनिया बोल है कि मेहमान होगी। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगहत दात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा बना लिया गया। ये कितना बड़ा एजाज़ है, फ़ख्र पाकिस्तान से जानेंगे। तो जनाब, ये निगहत दात साहिबा के लिए बड़े एजाज़ की बात है और उन्हीं की वजह से हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है। सबसे अच्छी खबर आज की ये थी और अब कुछ ट्रेंड्स को मैं डिस्कस करेंगे। तो जनाब, हैशटैग अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वर्ल्ड कप में गुज़श्ता रोज़ की जीत के बाद ट्विटर पर अफगानिस्तान बमुकाबला श्रीलंका टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका का 242 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाकर आउट हो गई थी। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी और अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने शानदार बैटिंग करते हुए मैच को इख्तिताम पर पहुंचाया और 242 रन का हदफ 45.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं और पाकिस्तानी तो इनके उस्ताद रहे हैं, खुद गो के परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन शागिर्दों को ऐसा तैयार कर दिया है कि वो उनकी क्रिकेट की लोग अब दाद दे रहे हैं। दूसरे अब हम हैशटैग की तरफ आएंगे जनाब, तो वो है हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। कौमी टीम आज अपना मैच खेलेगी बंगाल टाइगर्स के खिलाफ और मुसलसल 4 मैचों में शिकस्त के बाद भी पाकिस्तानी शायकीन इस उम्मीद पर कायम नजर आ रहे हैं कि अगर टीम अपने तीनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीते और कोई दूसरी टीम शिकस्त के बाद रास्ता दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकता है। तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। 5000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स भी किए हैं और अल्लाह करे कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरा उतरे और आज कुछ अच्छा खेल पेश किया जाए। और मेरा ख्याल है कि बंगाल टाइगर्स को इतना मुश्किल हरीफ तो नहीं है, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस हमारी इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही है तो ये भी एक बड़ा हरीफ लग रहा है। तो अल्लाह करे कि आज कुछ एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए कि जिसकी इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। अब जनाब बात करते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की, जिनकी वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है और वापसी का रास्ता ना लेने वालों को जेल होगी और डिपोर्ट किया जाएगा, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी,
और 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया कि कार्रवाई क्या होगी। तो कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। तो चमन पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती से अफगान खानदानों का इनकलाब इस वक्त जारी है। आज 31 अक्टूबर को अफगान खानदानों की बड़ी तादाद मुल्क के दीगर शहरों से चमन के रास्ते अपने मुल्क अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं और वहीं पर हमारे नुमाइंदे जाफर खान अचकजई मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह इनको रास्ता मिल रहा है और क्या सूरत हाल है बॉर्डर पर। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान सरहदी इलाके बाब दोस्ती के नज़दीक मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे कब में देख सकते हैं कि अफगान फैमिलीज़ जो ये पाकिस्तान से बेदखल किए जा रहे हैं वो इस वक्त इस दरवाजे के ज़रिए अफगानिस्तान दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त काफ़ी तादाद में अफगान फैमिलीज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जिनको मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद जो जांच पड़ताल उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। और इस वक्त काफ़ी अफगान फैमिली, और जबकि हुकूमत की जानिब से जो डेडलाइन दिया गया है 1 नवंबर, उसके एक दिन काफ़ी है बाकी है और उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर अचकजई, आपने हमें बॉर्डर की सूरत हाल पर आगाह किया। और इसी सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वक़ार आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो आप इस इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो मौक़िफ़ सुना है वो यही सुना है कि भाई जब वहाँ पर जंग का माहौल था, सूरत हाल ख़राब थी, तो हमने इनको पनाह दी, इनका ख्याल रखा, हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया। अब वहाँ पर जब अमन हो गया है तो बेहतर है कि अपने मुल्क वापस जाएं ताकि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे। किस तरह देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जो आपने आई थिंक हाईलाइट किया कि हर मुल्क को अपने शहरियों को बेसिकली सेटल करने की एफर्ट करनी चाहिए और ये अफगान गवर्नमेंट का एक्टिव फ़र्ज़ है। अभी आ जाते हैं कि 4 दफ़ा रजीम चेंज हुई है पिछले आप कह लें 20 से 25 साल में या 30 साल में अफगानिस्तान में, और इट मीन्स कि हर दफ़ा एक एलीट क्रिएट हुई, उसके बाद कोई और आया और वो लेट्स से दे हैड टू ईदर रन अवे टू डिफरेंट कंट्रीज। और पाकिस्तान ईरान सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऑलमोस्ट 50 लाख अफगानी जो हैं लोगों को आप कहने के लोड शेयर कर रहा है। अच्छा, इसमें 30 लाख हैं जो पहले के हैं आप कह लें पिछली 2 वॉर्स के, और 17.5 लाख हैं जो अमेरिकन इन्खला के बाद या उसके साथ साथ आए। उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉमिस वेस्ट ने किया था। माइंड यू इट वाज अबाउट 600,000 या 7 लाख जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सेटल होना था, और ये वो एलीट थी बेसिकली वाज वर्किंग विद नाटो और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ पिछले 20 साल उन्होंने काम किया। इसमें उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें फौज के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, साफ ज़ाहिर है। एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान, तो उनको फील होता है कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, और वो भी यहाँ से ट्रांजिट करके उन्हें जाना था, लेकिन उसमें कुछ हज़ार लोग सिर्फ गए हैं। प्रॉमिस था कि 3-4 महीने में होगा। सो एक वो भी लोड है, तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। फिर इसके अंदर आ जाता है कि जो अफगानिस्तान में टाइम ऑफ स्टीरियोटाइप करते हैं जी कि खुदा ना खास्ता हम निकाल रहे हैं। 2 सुपर पावर इंटरवेंशन हुई है हमारे इजाज़त के बगैर। पहले रशियंस आए, फिर उसके बाद अमेरिका। रशियन बैकलॉग अगर आप देख लें 30 लाख है उस वक्त के जो अफगान है, ऑलमोस्ट नाउ दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और तकरीबन 17.5 लाख ये हैं जो अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद आए। सो वी आर बेसिकली विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है पाकिस्तान। हमारा इसमें उस लिहाज से ये ज़रूर है कि वी कोऑपरेटेड विद इंटरनेशनल कम्युनिटी अगेंस्ट वॉर एंड टेरर, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा लोड हम पे डाल के फारिग हो जाए और अफगान गवर्नमेंट भी उनको ना लेना चाहे। सो अभी भी आई थिंक खबरें यही हैं कि विद इन अफगानिस्तान देयर आर प्रॉब्लम्स कि वहाँ पे फर्ज करें जो लोग इधर आए थे उनकी ज़मीनों पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है। बिल्कुल, तो वहाँ भी अभी कैंप्स बना रहे हैं। लाइक स्पिन बोल्दक में अभी रिपोर्ट आ रही थी चमन के सामने, बड़ी तो स्पिन बोल्दक के वहाँ एक कैंप बना है बहुत अच्छा, बड़ा। इसमें और वकार साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो एक तासुर जैसे कि दिया गया कि जी निकाल रहे हैं, फिर आपको पता है हालिया वर्ल्ड कप के इवेंट में जो उनके खिलाड़ी ने अपनी जीत भी इन अफगानियों के नाम की, तो उससे मतलब एक तासुर इंटरनेशनली दिया गया कि जी कुछ गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने इस तरह से अपनी वो जीत भी उनके नाम कर दी। आपका इस हवाले से क्या नज़रिया है? क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, बहुत तज्ज़ियाकार ये राय रखते हैं कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है दहशतगर्दाना, तो कई बार ऐसे हुआ कि जो दहशतगर्द पकड़े गए वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था या वो अफगानी थे। तो ऐसे में हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, अब वहाँ पर अमन है तो उनकी जिम्मेदारी है अपने शहरियों को वो कंपनसेट करें या रखें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी था, वक्त की अशद ज़रूरत थी। आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, आई थिंक एवरी रिस्पांसिबल स्टेट, थोड़ी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ईरान ने 12.5 लाख डिपोर्ट किए हैं या आपके रिपेट्रिएट किए पिछले 2 साल में। सो क्या ईरान में लेट्स
से उनका ख्याल ही रखा गया। अच्छा, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू कैंप्स, लेकिन जब उन्होंने फील किया टर्की में तकरीबन पीक पे आई थिंक 20-25 लाख सीरियन इमिग्रेंट्स थे, और जो हालात ठीक हो रहे हैं टर्की ने उनको कहा जी कि अभी आप वापस तशरीफ ले जाएं, और उनको मैनेज किया जा रही है, नहीं है कि वो दे आर स्प्रेड ऑल ओवर टर्की। साफदार है कैंप्स, इस तरह रोहिंग्यास का है जो कि बहुत ट्रेजिक था, बांग्लादेश ने उनको कैंप्स में रखा हुआ है। यहाँ पे फ्री फॉर ऑल है एक, तो दूसरा मैं सिर्फ अफगान टीम से पूछूंगा कि आप झंडा कौन सा लगाते हैं। दे आर स्टिल नॉट ओन्ड बाय द अफगान गवर्नमेंट। पहले तो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करें ना, फिर ठीक है जीत हार होती है, दे आर आवर ब्रदर, हमें बड़ी खुशी है कि वो जीते हैं, लेकिन बेसिकली इंडिया के बिहास्ट पे अगर आपने डांस करना है उनके साथ या आपने ये पॉइंट मारना है, पहली बात तो ये है कि अफगान टीम ओन ही नहीं करती है अफगान गवर्नमेंट इस वक्त जो है। इनका झंडा देख लें, इट इज नॉट द अफगान फ्लैग, और ये टोटली इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर्ली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया। अच्छी बात है, तो आई थिंक ये अच्छा, तो उनका दूसरा जवाब वकार साहब एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्त बहुत कम दिया गया है। ज़ाहिर है यहाँ से वाइंड अप करके जाना जिनके बिजनेस हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है, मार्केट में बिजनेस कुछ रुका हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ लोगों की सेल उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, तो इन लोगों को अगर जाना है, फिर ये भी कहा गया कि आप पाकिस्तानी करेंसी में या फिर डॉलर्स में भी नहीं लेके जा सकते, अफगान करेंसी में ही आपको पैसा यहाँ से ले जाने की इजाज़त है। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वाकई वक्त कुछ कम दिया गया या फिर बिल्कुल ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने से ये बातें चल रही थी, तो जिन लोगों ने करना था उनको तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। नहीं जी, आई थिंक वक्त तो इनको 2 साल से ज्यादा का मिला है। देखिए जो 30 लाख अफगान ऑलरेडी सेटल्ड है विद जो कार्ड्स उनको मिले हुए हैं, पाकिस्तान कार्ड है या यूएनएचसीआर ने उनको रजिस्टर किया, उनके साथ हमारा कोई इशू है भी नहीं, डिस्पाइट के उन्होंने भी एक फेज में वापस जाना है, बट देयर आर पीपल हु आर बोर्न हियर, तो दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, और उन पे कोई कदगन भी नहीं है। जो ये 17.5 लाख की बात हो रही है, प्लस एंड माइनस फिगर हो सकता है, ये वो है जो अमेरिकन लेट्स से सेकंड वॉर के बाद जब उनका इन्फ्ला हुआ, अमेरिका का एग्जिट हुई, तो उसके बाद आए हैं या उसके साथ साथ आए हैं। एंड दे वर इंटरनेशनल कम्युनिटी, 3 प्रोमिसेस थे, वन वाज बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, देन तालिबान गवर्नमेंट ने कहा था जी हम अमन कायम करेंगे और वापस आएंगे लोग इज्जत के साथ, और तीसरा यूएनएचसीआर था जिन्होंने रजिस्टर करना था। तो पाकिस्तान का तो कोई कसूर है, दे प्रिसाइसली न्यू इट कि जी हमने अल्टीमेटली यहाँ से जाना है, बेसिकली इट्स अ ट्रांजिट रूट है। 3 महीने का टाइम था या लेट्स से 6 मंथ्स का, तो अगर 2 साल हो गए तो ये आई थिंक दिस इज वेरी वेरी आई वुड से अनफॉर्चुनेट लॉजिक कि ये टाइम नहीं दिया गया। दूसरा, अफगान गवर्नमेंट से मेरी अपील है, तालिबान गवर्नमेंट से या इंटर्म गवर्नमेंट से, कि व्हाई डोंट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो फियर पे बेस ना हो। क्यों लोग वापस नहीं जाना चाहते? सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डालते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का भी आया ट्वीट जो है, इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। क्या जब फतह मक्का होता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम नहीं की थी? क्या माफी देते हैं? व्हाई डोंट दे फॉरगिव दीज पीपल? क्योंकि अभी वहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, सो दे हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और पाकिस्तान ने आई थिंक दूसरा तो वकार साहब, पाकिस्तान तो जाते जाते भी बहुत फैसिलिटेट कर रहा है कि इनको वो होल्डिंग्स में रखा जा रहा है, उसके बाद वहाँ इन्हें खाना पीना हर चीज़ मुहैया की जा रही है, शिफ्ट्स में इनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। ये नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह बस कह दिया जाए कि बस निकलो, तो हम तो जितना हो सके फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप मौजूद रहे, और इंशाअल्लाह ये सारी जो मुंतकली है बड़े अफाम व तफ़हीम के साथ और खुश असलूबी के साथ हो भी जाएगी, और ये हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी भी है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ऐसे में इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी थे जो कि लिए गए हैं, इनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। अब जनाब कुछ बात करते हैं शाहीनों की, जिनको हम ये कहेंगे कि जान लगाओ फतह पाओ, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज अहम मैच है और शाहीन फतह याब हुए तो अगर मगर का गेम शुरू हो जाएगा। अगर हारे तो टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। आज के मैच में कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्की हैं। इसी पर बात करने के लिए साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्या जानदार तज्जिया करते हैं। वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम शहरीस, आपको और दुनिया में जहाँ जब वर्ल्ड देख रहे हो सबको बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके लिए थोड़े से कुछ लब कुशाई करना चाह रही हूँ। वो ये है कि आपके तज्जिए ज़बरदस्त, जो आपने प्रेडिक्शंस दी हैं ज़बरदस्त, और दूसरा आपकी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म है ना, उसकी मैं फ़ैन हो गई हूँ कि जब मतलब दिन में अगर आपको हमने कहा है कि जी आप ज़रा बताइए, आपने कभी इनकार नहीं किया, रात हो दिन हो, तो बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप मुझे ये बताइएगा, ये 3 तब्दीलियाँ हैं, ये तो खैर आज हो ही रही हैं, लेकिन उससे हट के जो एक तूफ़ान खड़ा हो चुका है, एक पीसीबी का सारा मामला आपको पता ही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं क्रिकेट टीम को जो कि है भारत में मौजूद, और पीछे से इतनी कंट्रोवर्सीज, स्टेटमेंट्स, इस्तीफे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शहरीज, यकीनी तौर पर आपने मोटिवेट किया और यही हमारी
खुशकिस्मती है, आप जैसी बड़ी होस्ट हमें मोटिवेट करती है, ये हमारी खुशनसीबी है। बहुत और शुक्रिया। आते हैं पाकिस्तान के दरमियान जो जो चीज़ हो रही है, बहुत ही दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये तमाम चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ है, इससे हमारा बहुत इमेज ख़राब गया, दुनिया भर में हमारे इमेज का मजाक उड़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान में ये चीज़ को देखें, इस नज़रिए से देखा जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, क्रिकेट में लाइक साइकिल कब से नहीं होती, 75 से लेकर 2023 आज आ गया, इसमें हमेशा लैक एंड डिसाइकिंग है, प्लेयर पावर है। और ग्रुप बंदियां कब नहीं हुई, ग्रुप इस तरह की इस दौर में जिस तरह हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और खिलाड़ियों ने जिस तरह पिछले 4 साल से, बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के कप्तान है, और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी खेला, वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला, वर्ल्ड रैंकिंग में भी आए, मगर वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, उसकी हमने उस तरह की तैयारी नहीं करी, उस तरह की टीम सेलेक्ट नहीं की जो हम तवक्को हमारी कौम को मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। फिर उस तरह के हमने आपने हमेशा बात की, मैनेजर इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना चाहिए, बहुत ही मीचोर बंदा जाना चाहिए। ये दो दांत के मैनेजर, दो दांत के एनालिस्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज खराब किया। फिर जिस तरह जो कंपनियां आ गई हैं, कंपनियों ने जिस तरह के एजेंटों ने खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ खेला, फिर अपनी मर्जी के टीमों में जिस तरह प्लेयर को दलवाया, फिर प्राइवेट लीग खेलने चले गए, तमाम चीजें जिस तरह मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो चीजें हैं पड़ोसी मुल्क से बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्राम हो रहे। कल मेरा ये जाती ख्याल है साजिद भाई कि अगर कुछ था भी ना तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। 3 मैचेस तो बाकी रह गए थे, बस वो भी गुजर जाते, उसके बाद फिर एक ही दफ़ा बैठ के ये भी फारिग हो जाते, खिलाड़ी इनसे भी बात हो जाती, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, सारा मसला हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर उससे पहले ही अब एक टीम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर अलग जगहसाई हो रही है कि भी इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उससे पहले ऐसे इल्ज़ामात की बौछार ये नहीं होना चाहिए था। देखिए शहरी, किसी भी चैनल पे किसी की प्राइवेट जो भी है मैसेज को दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। एक तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि सीईओ साहब का मैसेज, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया, उसने किया मुझे फ़ोन किया, ये चीज़ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो। फिर चैनल पे भी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, मुल्क का कप्तान वहाँ पर खेलने गया हुआ, दुश्मन मुल्क में खेलने गया हुआ, वो तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने का मकसद क्या होगा, उसकी तो इमेज पर क्या असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान टीम का वैसे ही वो कप्तानी नहीं करेगा आगे जाके वर्ल्ड कप के बाद, तो वैसे उसने कप्तानी से हट जाना। फिर आप ये मुझे बताइए, आज मौजूदा चेयरमैन साहब ने जो कल रिजाइन दिए, जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो ये कहते हैं अब जब तक ये तहकीकात पूरी हो, कमेटी बना दी गई है, इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे क्या फायदा होगा। कमेटियां बनती हैं, कमेटियां नहीं बनती, उससे क्या फायदा है, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस मुंह से इस अल्फाज को जोड़ूं। कैसी कैसी बातें हो रही हैं, बाकायदा एक ब्लेम गेम शुरू हो गया है। कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जी ये पहले कई दफ़ा इल्ज़ामात लगे, तरह तरह के लगे, तब तो रिज़ाइन नहीं किया। अब जब अंडर 19 की टीम का जो कैप्टन है, वो जब कोच है, वो जनाब ये चाह रहे जी मोहम्मद यूनुस को बनाना चाहते जी, इनकी क्रिकेट पर चौधराहट हो, वो इनकी जनाब इस तरह की कुछ सोच है। फिर ये साथ में ये शेयर होल्डर्स की जो बात आ गई कंपनी के, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। अलबत्ता इस्तीफ़ा आ गया है, आपके ख्याल में इस्तीफ़ा आना ठीक है? देखिए शहरी, यकीनी तौर पर इसी मॉर्निंग शो पे मैंने ही खबर ब्रेक की थी ना, मोहम्मद यूसुफ जो 100 टेस्ट मैच खेले हैं, मौजूदा चीफ सिलेक्टर को अंडर 19 के हेड कोच का चीफ सिलेक्टर लाना चाहते, मैंने ही खबर ब्रेक की थी। आज से 1 हफ्ते पहले ऑन रिकॉर्ड मौजूद है आपके मॉर्निंग शो में। मैंने बताया था इंजी ये चाह रहे हैं, जो उन्होंने ये कहा था, मैं उनके करीबी दोस्त जो मुश्ताक अहमद जो उनके साथ रहते हैं, उन्होंने किसी निजी चैनल पे बोला भाई मुश्ताक पे ये बात बोली, इंजी जो स्टेप आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब उससे पूछा भाई क्यों, तो उससे 2 दिन पहले फिर मुझसे बताया, यूसुफ भी उनके साथ बैठे थे, मेरी नदीम खान से बात हुई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनसे मेरी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने मुझसे बोला 2 साल के लिए जो पाकिस्तान अंडर 19 की टीम दे दी जाए, और 2 साल में अगर रिजल्ट सही नहीं हो तो मुझे हटा दीजिए। खबर मैंने 1 हफ्ते पहले ब्रेक की। खैर अब तो साजिद भाई ये पिंडोरा बिल्कुल आपने खबर ब्रेक की थी और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, और अब ये सब कुछ सामने भी आ रहा है। अलबत्ता ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया, अब देखते हैं तहकीकात में क्या बात सामने आती है। अब मुझे फाइनली ये बता दीजिएगा कि जो तब्दीलियाँ टीम में 3 की गई हैं, सलमान अली आगा आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ को आई थिंक से ड्रॉप किया गया है, किस तरह देख रहे हैं आप इन तब्दीलियों के साथ? क्या टिप देंगे आप मैच के लिए आज के?
देखिए सऊद शकील को नंबर 4 पे खिलाएं और सऊद शकील जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और उसको यूज करें। मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस एज ए कोच ऑफ एनालिस्ट में बात करूंगा, सऊद शकील की जो फॉर्म देखिए नंबर 4 पे खेलेगा। पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाने की उसमें तमाम एबिलिटी, जो बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है बहुत ही मियारी है और बहुत ही अच्छा कुछ करने के जज्बे थे। फिर आगा को खिला रहे हैं, बहुत पहली दफा वर्ल्ड कप खेलेंगे, 3-4 साल से टीम से मौजूद, उनको मौका नहीं मिला, मगर आगा को मैच खिलाएं, आगा को परफॉर्मेंस करने चाहिए। दूसरा आप देखें वसीम जूनियर के लिए मैंने कितनी बात की थी पिछले मैच, जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की 145 की पेस से उसने बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग भी करी, तो ये अच्छी बात है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये मैच जीतना चाहिए। फखर जमान है और साथ में उसामा मीर को भी आई थिंक सो इन्होंने अब ऐड कर लिया है। उसामा मीर को जहां तक देखें ना, उसामा मीर को लास्ट ओवर देना चाहिए था, वही दोस्ती यारी निभाई उसने, नवाज को बॉल दी थी। नवाज तो वैसे भी उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, नवाज ने बैटिंग में फिर जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है उनकी तो बहुत बड़ी सवाल निशान, उनकी बॉल ब्रेक नहीं होती, अंदर आता है। उसामा मीर ने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे थे शादाब अनफिट हो गया, वो कैसे गेन कर सकता है। मैंने कहा देखिए आईसीसी के रूल के तहत जो पाकिस्तान हसन अली भी सेहतयाब हो गए हैं, अलबत्ता इन चेंजेस के साथ हम बेस्ट विशेस हमारी कौमी टीम के साथ, अल्लाह करे कि आज अच्छा इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। पाकिस्तान जीतना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीनों मैच जीत के आना चाहिए। वो बात की बात है, जो होगा वो तो सबके कौम के सामने आएगा। और आपका एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी मोहब्बत से इतने खुलूस से इस प्रोग्राम को आप लेके चलती हैं और क्रिकेट में हमारा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और एक कम बैक होगा इंशाल्लाह। दुआएं अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हमें कहना चाहिए, तो अच्छा ही होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैं एक ऐसे मसले पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हर पाकिस्तानी दिन रात सोचता है, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कब इस चुंगल से बाहर निकलेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है, दूसरी जानिब एकदम जनाब पता लगता है कि गैस बॉम्ब गिर गया है और अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं। और इस दफ़ा तो इतनी हैरत अंगेज़ सिचुएशन है कि गर्मियों में भी खुल कर गैस नहीं मिला, तो 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान तो जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर यह कि हुकूमत ने गैस बहुत महंगी कर दी है। घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में 172% का एक बड़ा इजाफा सामने आया है, तो कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस 136% महंगी हो गई है। और 1 नवंबर से यानी कि कल से इन कीमतों का इतलाक भी हो जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस वक्त खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू जॉइन। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। खाकान साहब मुझे बताइएगा कि ये कीमतें सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 रुपए कम होने जा रही हैं। हालांकि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हमें मालूम है कि IMF का वफ्द भी आ रहा है जायजे के लिए, और उनकी शर्त थी कि लेवी जो पेट्रोलियम में बढ़ानी है। तो क्या सिचुएशन रहने वाली है? ये खुशखबरी वाकई हमें मिलने वाली है या फिर ये जस्ट एक कयास सराइयाँ हो रही हैं? So let's start on the levy side. लेवी जो है इस वक्त 55 रुपए है आई थिंक हाई स्पीड डीजल पे, और शायद 60 रुपए है पेट्रोल पे। तो जो आखिरी 5 रुपए रह गए हैं हाई स्पीड डीजल पे, अगर जिससे आप कहीं कंफर्म करना हो जो IMF के साथ एग्रीड है, वो भी किसी वक्त अगर देखा जा सकता है कि अगर तो कलेक्शन अच्छी आ रही है PDL की, तो क्या हम उस 860 या 870 अरब रुपए को कलेक्ट कर लेंगे 12 माह में, तो शायद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज शायद 5 रुपए बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी कि क्या ओगरा की प्राइसिंग आती है एग्जैक्ट। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा शायद पिछली प्राइसिंग से फ़र्क नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तेल की कीमत जो है वो वेरी करती रही है इन दिनों में। तेल की कीमत ऊपर चली गई थी, फिर नीचे आ गई, फिर वॉर की वजह से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन दैट इज़ देयर। पर चूँकि हमारा रुपया थोड़ा मुस्तहकम ही हुआ था, जिस प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, अर्ली अक्टूबर की, so let's hope कि there is some room to pass on prices, but जब तक ओगरा की कैलकुलेशन को देखा ना जाए, no one can actually tell कि क्या हो रहा है, because कार्गोस डिफरेंट कीमत पे आए होते हैं। आई थिंक हम अरब लाइट से अपने आप को
लेते हैं सही। चलिए, ये तो खैर अब पता चल जाएगा रात में, क्योंकि फिर कल से 1 नवंबर है और उससे पहले ही इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो खाकान साहब, एक चीज़ और जो कि इस दफ़ा हमने देखा है कि काफ़ी एक कुछ बहरान किसी कैफियत रही है। सर्दियों में तो पता नहीं क्या हाल होगा, हम तो ऑलरेडी डरे हुए हैं कि गैस पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, शायद नायाब ही हो जाए, क्योंकि गर्मियों में हमने ये देखा, स्पेशली कराची में तो मैंने देखा है कि गैस अवेलेबल नहीं थी घरेलू सार्फिन के लिए। थोड़ी सी आ रही है, कभी दिन में कभी रात में, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा घरेलू सार्फिन को। अब इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब 100+ % बताई जा रही है कि जो कि प्राइसेस इतनी बढ़ने जा रही हैं। आपकी नज़र में इसकी वजूहात, इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? कभी कतर से गैस आ रही थी, कभी रशिया से बात चल रही थी, ये हो क्या रहा है? तो आपने तो ट्रूली एक जैसे कहेंगे ना, अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर दी। और जैसे उनको लगता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती है और गैस की कीमत स्पेशली सर्दियों में बढ़ रही है। सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है। लेकिन एक तो यह है कि हमारी जो इंडिजिनस गैस है, इनके जो पाकिस्तान में गैस प्रोड्यूस होती है, वो पिछले अगर आप कई सालों में देखें तो 5 से 7% जो है वो कम होती रही है। हमने एक्सप्लोरेशन नहीं की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर नहीं किया, प्रोडक्शन बेहतर नहीं हुई। अगर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद हो तो हम 4200 MMCFD पे थे 5-8 साल पहले। आज हम शायद 3300 MMCFD पे हैं लोकल। हमारी डिमांड सर्दियों में मेरा ख्याल है 7000 MMCFD से भी ऊपर चली जाती है। सर्दियों में मेरा नहीं ख्याल कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा गैस आएगी, इसलिए कि गैस है ही इतनी। LNG को हम इंपोर्ट भी कर लें, वो भी हमारे पास टर्मिनल्स इतने नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें, और सर्दियों में अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। मैंने हमेशा, जब हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो मैं वहीं था, मैं हमेशा कहता था कि जब दुनिया में कीमत नीचे हो तो आप कतर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें, आप ऑस्ट्रेलिया से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें 15-15 साल के। 12 हम 800-900 MMCFD शायद इंपोर्ट कर लेते हैं। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में सबको इवेंचुअली समझना है कि गैस मिलती कितने लोगों को है। आप हैरान होंगी कि 30% जो हैं लोग, हाउस होल्ड जो हैं, उनको पाइप्ड गैस, जिसको आप आम जबान में सुई गैस कहती हैं, वो मिलती है। बाकी सब तो महंगी LPG खरीदते हैं, which I think costs many times the price अभी हालिया, अभी सर्दियाँ डॉक्टर साहब आई नहीं है खान साहब। आप ये देखिए कि लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अगर मैं रेट्स आपको बताऊँ ना, तो एक घरेलू सार्फिन के लिए जो सिलेंडर 45 kg का है वो 9000 से स्टार्ट हुआ था, और इस वक्त वो तकरीबन 12,500 रुपये का। और अगर उसमें अब आगे 110 या 36% इजाफा हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक महीने के लिए उन्हें कितनी गैस की ज़रूरत पड़ेगी और वो कितने में मिलेगी। आप दुरुस्त कह रही हैं ये बात। इवेंचुअली इसका जो हल है, सेक्टर्स को कम्पिटिटिव बनाना है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं, बिजली हो गई और गैस हो गई, बहुत से और सेक्टर्स भी हैं, मतलब एविएशन हम जानते हैं, PIA भी इस वक्त ट्रबल में है। इनको जब तक सरकार में रखेंगे ये ऐसा ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीडिज़ाइन मांगती है। पर इन द शॉर्ट रन ये है कि 2-3 चीज़ें मैं लोगों को कहता हूँ। एक तो लोगों को कुछ ना कुछ अपने जो अप्लायंसेस हैं वो एफिशिएंट बिजली पे मूव करने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा बिजली अवेलेबल होती है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक स्टोव लेने पड़ेंगे। दुरुस्त, ये एक्चुअल बात दुरुस्त आप कर रही हैं। आपको एज अ साइड वो रखना पड़ेगा, जब गैस नहीं अवेलेबल होगी तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। सो आपको अपना तर्ज ज़िंदगी वहाँ भी बदलना है। हीटिंग की बजाय स्वेटर्स। खान साहब, ये मशवरा तो आप दे रहे हैं, लेकिन हीटर्स या गीजर्स के साथ इतना बिजली का बिल आने लगता है, और बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है। आपको लगता है कि स्टोव इलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो हमें बिल्स फिर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे? देखिए, उनको तो आपको एज अ साइड जिसे कहते हैं सपोर्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि गैस की फरावानी जो है वो उस तरह से ना हो जो आप जिस पर खाना खाना चाहें, या 10 बजे के बाद रात को ना हो अगर आप काम करके आएँ, you know, things like that. But having said that, so LPG बहुत सिर्फ 30% के पास पाइप्ड गैस है, बाकी सब जो है वो LPG पे हैं, which is far more expensive. ये 30% गैस भी प्लीज, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं ना, वो एक सस्ती गैस से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की इनएफिशिएंट कैप्टिव पावर प्लांट्स सस्ती गैस से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत से सेक्टर्स को ठीक करने की ज़रूरत थी। नॉर्थ साउथ का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। सो ना सिर्फ कीमत बढ़ाई गई है, थोड़ा सा मैं प्राइसिंग रिफॉर्म भी देख रहा हूँ, और ये कोई आज का नहीं है, हम तो कई साल से ये कह रहे हैं कि ये प्राइसिंग रिफॉर्म कीजिए।
बिजली की कीमत और गैस की कीमत अमीर के लिए एक कीजिए ताकि वो मूव करे बिजली पे और गैस पे प्रेशर टूटे और वो आप एफिशिएंट पावर प्लांट्स में और हाँ खाकान साहब, प्रॉब्लम ये है कि कि मसला कोई भी हो, हम एज अ पाकिस्तानी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने हर चीज़ तो बाहर से ख़रीदनी है, जब बाहर से ख़रीदनी है तो हमने अपने शहरियों को महंगी ही बेचनी है। जब तक हम खुद कफ़ील नहीं होंगे, अपने वसाइल को खुद तलाश करके उनको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं बनाएंगे, कैसे मुमकिन है कि हम ये बोझ या इस बर्डन को शिफ्ट भी कर पाएँ? वहाँ से कम करेंगे तो उधर बढ़ जाएगा, उधर से करेंगे तो इधर से बढ़ जाएगा। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? देखिए ये बात दुरुस्त है, चीज़ों की कीमतें दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ी है, यानी कि कीमतों का बढ़ना बढ़ा है, दुनिया भर में बढ़ा है, दुनिया भर में ये तकलीफ हुई है और दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्लो किया जा रहा है, डिमांड को कम करके कीमतें और इकोनॉमीज को स्लो करके जो डिमांड है उसको कम करने के लिए। इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पर थोड़ी सी इसमें बेहतर न्यूज़ ये है कि जो हमारे 60% के करीब 57% टू बी एग्जैक्ट डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं। उसकी जो इस्तेमाल की कीमत है वो तो नहीं तब्दील की गई, बट उनका फिक्स चार्ज जो है वो 400 रुपए महाना जरूर बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो अभी जो परसेंटेज जो रखी गई है, ये किस तरह से इसको एवेलुएट किया जाता है, कितने परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म बताएंगे आप? बड़ा सादा सा मैकेनिज्म है। दोनों गैस कंपनी जो है पूरे जो अपनी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है साल की वो देती है कि हमें अगर इतनी गैस प्रोक्योर करनी है और तो हमें इतना रेवेन्यू आएगा तो हम उसकी कीमत जो है अदा कर पाएंगे। फिर डिफरेंट कैटेगरीज की कैटेगराइजेशन है, बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनमें हमें ये करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रोटी की कीमत को तब्दील नहीं किया गया, जो तंदूर पे गैस जाती है उसकी कीमत को बिल्कुल वही रखा गया है जो लास्ट ईयर कीमत थी। मैं जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल, उन लोगों की कीमत जरूर बढ़ाई गई है जो पे कर सकते हैं, यानी कि जो हायर 0.9 HM3 से जो हायर गैस कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कीमत को जरूर बढ़ाया गया है, उनके फिक्स रेट को भी ज्यादा बढ़ाया गया है। और मैं कहता हूं कि इनको इक्वेट करना चाहिए बिजली की कीमत से, सो दैट ये मूव करें अवे। इसी तरह कमर्शियल को, पावर को, फर्टिलाइजर को, सीमेंट को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सबको रिव्यू किया गया है। बहुत सस्ता कैप्टिव गैस ले रही थी, उसको तब्दील, कैप्टिव से मतलब है जो खुद अपनी बिजली बना रहे थे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्ट के लिए भी और लोकल यूज़ के लिए भी, वो बहुत ही कम जिसे आप कहेंगे एफिशिएंसी पे बिजली बना रहे हैं। वो अगर 25-30% की एफिशिएंसी पे बिजली बना रहे हैं तो हमारे जो LNG प्लांट्स हैं वो 60% की एफिशिएंसी पे बिजली बनाते हैं। सो हर सूरत में ये मूव करना है हमने, कैप्टिव को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें खाकान साहब मुझे ये बताएगा कि ठीक है हमें महंगे दामों तो गैस मिलेगी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सबके लिए अवेलेबल भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर गर्मियों में ही सारिफीन ने गैस पंप्स अपने घरों में लगाए हुए सिर्फ खाना बनाने के लिए, तो सर्दियों में फिर क्या सिचुएशन होने जा रही है, या फिर इसके लिए हमें पेशगी कोई अगर इंतज़ाम करना है तो वो क्या हो सकता है? देखिए मैं तो पहले भी ये गुजारिश किया कि एक तो ये कि जो टाइमिंग्स में गैस आती है, यानी कि अगर शाम को 8 से 10 आ रही है तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा। उसके साथ इलेक्ट्रिक स्टोव रखें, हीटिंग जो है आपको मूव करनी पड़ेगी अगर गैस नहीं आती टू एफिशिएंट एनर्जी हीटर्स। एफिशिएंट से मेरा मतलब है कि स्टार रेटिंग चेक करें, जिनकी 5 स्टार रेटिंग हो वो हीटर्स खरीदें, यानी कि वो हीटर्स जो बहुत एफिशिएंटली बिजली का इस्तेमाल करते हो, कम से कम करते हो। स्वेटर्स पहने सो दैट आप सर्दी का सीजन है बगैर उसके गुजार सकें। कंबल, रजाई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंसुलेशन पे ज्यादा काम करें रादर देन हीटिंग पे काम करें, क्योंकि ऑफ कोर्स मुश्किल वक्त होगा, महंगी चीजें होंगी, सो अपना तर्ज जिंदगी जो है थोड़ा सा तब्दील करें। अगर ये सब चीजें करेंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक को उस वक्त यूज करें जब प्राइम टाइम ना हो। ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, ये तो खैर वो चीज़ें हैं जो कि सारिफीन को जिन पर काम करना है और अपना जो तर्ज अमल है वो रखना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात की जाए, थोड़ा सा अगर माजी में चले जाएँ, तो मैंने जैसा कि अभी आपने भी कतर की बात की, कतर से हम लोग गैस ले रहे थे और वो सस्ती हमें मिल रही थी। क्या वजह हुई कि उस तरीके से वो मुआहदा नहीं मुकम्मल हो पाया और आज भी ये सूरत हाल है कि गैस की वजह से हम लोग परेशान हैं? तो ये तो आपकी बात सही है। ये तो देखें ना, पाकिस्तान का अलमिया ये है
कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं बना सके कि हम 10 साल की अपनी नीड देखें और 10 साल के मंसूबे बनाएं और ये इंश्योर कर सकें कि एनर्जी नीड्स जो हैं वो ड्राइव करती हैं ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को, पर ज़ेनी सुकून डोमेस्टिक कंज्यूमर का। हम ये नहीं कर पाए। और कोई ऐसे भी ज़माने थे जब गैस की कीमत दुनिया में बड़ी सस्ती थी और कार्गोज लॉन्ग टर्म अवेलेबल थे, हम वो नहीं कर पाए। हम न्यू LNG टर्मिनल भी नहीं ऐड कर पाए। मतलब हमारे जो इनिशियल टर्मिनल्स लगे उसके बाद इतनी कोशिश हुई, अब मैं क्या डिटेल में जाऊं, मुझे याद है कि मतलब इतनी कोशिश हुई बट हम न्यू LNG टर्मिनल्स भी नहीं ऐड कर पाए। वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। पूरे मुल्क को गैस से निकाल के डोमेस्टिक में ये जो 30% की मैं बात कर रहा हूँ इनको लेके जाना है बिजली पे, ताकि एफिशिएंट गैस का इस्तेमाल हो। ये वो सीरियस मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को लेने हैं। लेट्स होप कि जो आने वाले 5 साल हैं उसमें हम इन सब सेक्टर्स की जो करेक्शंस हैं, जिसकी आज हमने बहुत मतलब सहर हासिल गुफ्तगू की है, पॉलिसी मेकर्स भी सुनकर वो कर पाएं। इट इज टाइम टू टेक दी डीप डिसीजंस, नॉट हार्ड और सॉफ्ट बट द डीप डिसीजंस जो डीपली जाके करेक्ट करें हमारी इकोनॉमी। अच्छा खाकान साहब, अभी आपने कुछ प्राइम आवर्स की बात की है, मतलब जो पीक आवर्स होते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमारे एक कॉमन जो सारिफीन उनके लिए बता दीजिए कि वो पीक आवर्स कौन से होते हैं जिनमें हमें गैस का इस्तेमाल कम करना है या नहीं करना। थोड़ा सा ज़रा, बिल्कुल आपने बताया कि इलेक्ट्रिक स्टोव की तरफ हमें जाना है, कोशिश करनी है कि 5 स्टार जो हीटर्स जिनकी रेटिंग है उनको हम इस्तेमाल करें, घर लेके आएँ, जो बिजली का हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए ना, ये जो एक आपकी जो बिजली है इसकी टाइमिंग है, एक टाइम ऑफ व्यू मीटर बहुत जगह लगे हुए हैं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि एक टाइम ऐसा होता है जब बिजली सस्ती होती है और फिर एक टाइम ऐसा होता है जब बिजली महंगी हो जाती है। 5 से रात 9 या 11 बजे तक दोबारा चेक कर लें आप, एक पीक रेट अप, उस वक्त इस्त्री ना चलाएं, उस वक्त स्टोव ना चलाएं, उस वक्त हीटर ना चलाएं, उस वक्त आवर्स कौन से? 5 बजे से शाम को 9 या 10 बजे तक बिजली का जो पीक रेट है वो अप्लाई हो जाता है। सो उस वक्त बिजली की खपत बिल्कुल ड्रॉप कर दें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। दोबारा अगर आप बाकी टाइम्स में यूज़ करेंगे, इस्त्री, स्टोव, हीटिंग, गीजर्स अगर इलेक्ट्रिक पे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब धूप जहाँ आ रही है उससे आपको बहुत। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस तो कोई सोचता भी नहीं है खरीदते हुए, कोई भी नहीं सोचता पाकिस्तान में। स्टार रेटिंग चेक करें, नहीं है तो अप्लाई ऐसी जगहों पे जाके मेरे देखिए ख्याल जहाँ में पे वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई थिंक सो अब तो बहुत सारे लोगों ने, बेचारे लोग कमेटियाँ डाल के अब ना खाकान साहब सोलर सिस्टम्स अपने घरों पर लगवा रहे हैं और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि जब ये आए थे तो आइडिया नहीं था कि इतने महंगे हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 12 से 15 लाख में पूरे घर में सोलर सिस्टम लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसा उस तरफ भी जाना चाहिए। दुरुस्त। और आप सारे 24 घंटे का नहीं लगवाना चाहते तो आप बैटरी के बगैर लगवा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। बैटरी इज द मोर एक्सपेंसिव और एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। तो आप सारा दिन यूज करें उसको और रात को चले जाएं ग्रिड पे, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑफ पीक रेट्स का बिजली में जरूर फायदा उठाएं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का जरूर फायदा उठाएं। अब ये सारा तो तर्ज जिंदगी आपको बदलना ही पड़ेगा, बिकॉज दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस नीचे इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। ये जो कमोडिटी साइकिल नीचे आया है बट इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन दैट मच। सो जब तक हम अपने इंडिजिनस यानी कि हम अपना कोल नहीं निकाल लेते, हम अपने गैस रिजर्व्स नए नहीं निकाल लेते, हम माइंस एंड मिनरल्स में जाकर अपने रिजर्व्स को नहीं देख लेते, जो कि आई थिंक थोड़ा सा मीडियम टर्म का मंसूबा है। जब हम ये सब काम नहीं कर लेते तो लोग अपना तर्ज ज़िंदगी बदल के अपनी ज़िंदगी को मोर एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा वैसे खाकान साहब, इसकी भी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, क्या वजह हुई जो सोलर पैनल्स इतने महंगे हो गए कि एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया कि अगर वो शिफ्ट करना चाहता है अपने घर के सिस्टम को इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम पर, तो उसके लिए भी उसको खासा इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले अच्छे खासे पैसे जमा करना होंगे, उसके बाद जनाब वो ये लगवा सकता है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? इसकी सादा सी जो सबसे सादा एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम जब इसको चाइना से बहुत से सोलर पैनल्स मंगवाते हैं तो जो रुपया था अगर 160 रुपये था टू $1, वो जब 300 रुपये टू $1 हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो 50 से 60% बढ़ गई। ये सबसे ज़्यादा मतलब सादा ज़बान में अगर समझाना हो तो ये बात है।
यू नो दो लेट्स होप कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हो रही है और सोलर पैनल्स में इनोवेशन होगी, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हम तो तहकीक करते नहीं हैं बट मैं तहकीक पढ़ने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा था कि MIT जो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उन्होंने ऐसे सोलर फिल्म्स बना दी हैं जिसमें पैनल्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। वो एक फिल्म है जो आप चस्पा कर सकते हैं, लाइक एन एक्स-रे फिल्म जैसे आप समझें। सो यू नो दुनिया इवेंचुअली इतनी तरक्की पे चली जाएगी कि इन चीज़ों की कीमतें भी नीचे आएंगी और सही। दूसरा ये होगा कि इनकी जो लगाने की चले जी, सहूलत होप है फॉर वो द भी बेस्ट। आसान हो अल्लाह जाएगी। करे कि इस टेक्नोलॉजी से दुनिया इतनी आगे जा रही है, हमसे इसमें एक्सेल करें और इस्तेफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब मैं बताऊं, मुल्क में इस वक्त जो महंगाई जा रही है ना, बेरोज़गारी, सियासी इंतशार के बाद जहनी मरीज़ों की तादाद में भी नाज़रीन रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है, जबकि हर साल 40% से 55% तक ये इजाफा सामने आ रहा है। एक नई रिसर्च है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जहनी बीमारी में डिप्रेशन है, उदासी है, मायूसी, परेशानी, शदीद गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में तेज़ी, नींद उड़ जाना, उल्टे सीधे ख्यालात आना, ये सब इसमें शामिल है। इस सारे अमल में मरीज़ ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है और रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में इसकी शरह 1% से ज़ायद है, जबकि डिप्रेशन की बीमारी और दीगर की शरह 10 से 15% बताई जाती है। ये रिपोर्ट जो कि हमने इस पर आपको बताई है कि जो सामने आई है, माहिर नफ्सियात हमारे साथ होंगी जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी इतनी तेज़ी के साथ इस नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो में आम तौर पर हर दूसरे बंदे की तबीयत में नज़र आता है। इस वक्त मस्जिद जहरा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मस्जिद जहरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। अच्छा मस्जिद साहब, ज़रा बताइएगा मुझे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो कि कार फरमाएं? पाकिस्तानी डिप्रेशन के जो शिकार हो रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है जो हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ आ रही है, महंगाई का रुझान बहुत ज़्यादा, जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही, तो लोगों के अंदर जो एक ये फियर है कि वो खुदा न खास्ता ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे या वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस हैं जो पैसे से रिलेटेड होती है ज़िंदगी में आने वाली तमाम तर चीज़ें, तो अगर वो इनको नहीं कोप अप कर पाएंगे तो वो डिप्रेशन, ज़हनी बीमारियाँ, एंग्जाइटी और बहुत सारे मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप क्या मशवरा देंगी? हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह की टेंशन्स हैं, ज़ाहिर है मुआशी तौर पर भी, फिर इसके अलावा ज़ाती तौर पर भी, कि मतलब एक आम सी बात हो गई है कि अगर साथ वाले का किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो उसका इफ़ेक्ट आप पर भी आ रहा है, मूड स्विंग्स उसकी आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि हम डेली रूटीन में फेस कर रहे होते हैं। कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इससे निकला जाए, ख़ुद को पॉजिटिव कैसे रखा जाए? अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे अनासर आ जाते हैं। सबसे पहले जो ज़हनी मराइज़, जो अमराज हमारे अंदर आ जाते हैं, जो ज़हनी मरीज़ आते हैं, अगर देखा जाए तो फैमिली बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालात मुश्किल हैं या आसान है, अगर आपके घर वाले, आपके चाहने वाले आपके साथ लॉयल हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ऐसी तमाम को परेशानियों को बहुत अहसन तरीके से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक इंसान को जो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी भी ज़हनी या नफ्सियाती मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस मेंटल डिसऑर्डर्स और हमारे अंदर ऐसे तमाम तर सही। एक तो सबसे पहले आपकी फैमिली बॉन्डिंग आ जाती है, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने ठीक है, ज़ाहिर है फैमिली का भी एक अहम किरदार इसमें है और एक दूसरे का ख्याल इसी तरीके से रखा जा सकता है कि अपनी तरजीहात में अपने प्यारों को रखा जाए। अपना माइक अगर आप मईशत साहिबा थोड़ा सा करीब कर लेंगी तो आपकी आवाज़ हमें कुछ सही से आएगी। जी जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अब मुझे बताइएगा कि क्या आप मशवरा देंगी? जी, मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि जो भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, जो ये देखते हैं कि उनके घर के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि अगर गुर्बत है या महंगाई है या कुछ भी ऐसे मसाइल हैं, तो सब लोग जब साथ हों, एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो, आप उसको टैकल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी तालीम, अगर आप कोई भी ऐसी तालीम हासिल करते हैं जो आपको प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ लेके जाती है, ना कि सिर्फ आप डिग्रीज जमा करते रहें और आप नौकरियों की तलाश और हसूल के अंदर अपनी ज़िंदगी और वक्त का ज़िया कर दें। फिर एक और चीज़ आ जाती है
है कि आपके जो गोल्स हैं वो बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। हमें अपने अंदर से ये जो हम छोटा काम, बड़ा काम, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों को निकालना होगा अगर हम अपने आप को माशरती तौर के ऊपर और ज़हनी तौर के ऊपर मजबूत करना चाहते हैं। तो हमें अपने अंदर से ये जो ज़ात पात भी कह लीजिए या छोटा बड़ा जो हम चीज़ों को समझते हैं, हमें अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना होगा। महंगाई जैसे दुनिया के अंदर हर बिल्कुल जगह ही आपने बढ़ती ठीक जा रही है। कहा। वो कहते हैं ना कि लोगों का तो काम है कहना, लोग क्या नहीं सोचना चाहिए, और जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके हक में बेहतर है, वो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रहें। बहुत शुक्रिया मशीद ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने इस हवाले से मशवरा दिया। अब जनाब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात मैं करूंगी गाज़ा की, जहां पर इजरायली फ़ौज ने अस्पतालों को निशाने पर ले लिया है। दोनों में बताया जा रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो 4 अस्पतालों को बमबारी का निशाना बनाया गया है। 24 रोज़ से जारी गैर मुनसिफाना जंग में 9,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 3,500 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 6 दिनों से फ़लस्तीनियों की यौमिया 800 से ज़ायद शहादतें हो रही हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील, अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, आप क्या इसके नताइज लॉन्ग रन में देख रहे हैं जो निकलेंगे, और फ़िलहाल इज़राइल किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा, ये किस रुख को जाएंगी चीज़ें, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इसका पस मंज़र तो ये है ना कि इजराइल अपनी हटदर्मी जारी रखेगा, क्योंकि सहूनियत की जो बुनियाद रखी गई 1897 में, उस बुनियाद के तहत सारे काम हो रहे हैं। ये समझना हमारे लिए, मैं समझता हूँ, ज़्यादा मुफीद होगा और हमारे नाजरीन के लिए कि जब 1987 में जब ये फैसला कर लिया गया कि सहूनियत के ज़रिए वो पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करेंगे, तो उन्होंने अपना इजराइल को बनाया 1948 में। उसके बाद अब उसकी एक्सपेंशन प्लान हो रही है। गाजा में चले, हमास का एक, उस पर हम तबसरा कर भी चुके हैं, दोबारा मैं चंद लम्हे का तबसरा कर देता हूँ। हमास को दीवार से लगाएंगे तो ये बड़ी दुनिया के वेस्ट भी कह रही है, तो वो क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा हमास को, या फलस्तीनियों को दीवार से लगाया गया, उन्होंने रिटेलिएट किया। और हमास के खुद स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि सिविलियंस को हम टारगेट करेंगे, लेकिन जब उनके फौजियों ने सिविलियंस को बीच में ले आए, और ये वो सिविलियन है जो कि तकरीबन सेकेंडरी में जैसे आते हैं, उनको हथियारों की तैयारी दी जाती है, अस्करी तैयारी कराई जाती है, तो इन सिविलियंस ने भी, काफियों ने हथियार उठा लिया, जिसकी वजह से वो नुकसान। लेकिन वो तो अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन इनोसेंट जानों का हमेशा जहां भी हो उसका तो अफसोस रहता है। अब रहा सवाल हमास को उसके रद्द अमल में, जिस तरह बारूद का ढेर बना दिया गया, आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं, तकरीबन 2000 टन जो है वो बारूद बरसाए गए, यानी कि बम बरसाए गए। और ये बम ऐसे वैसे नहीं है, आप अंदाजा करें कि इतना वो बंकर उसमें हो रहे हैं, इसमें प्रिसीशन बम्बिंग हो रही है। और प्रिसीशन बम्बिंग से भी एक मैं तबसरा करता चलूं कि जो अफगानिस्तान में प्रिसीशन बम्बिंग हुई या इराक में हुई, तो उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जो कई बरस वहां की आबादी को नुकसान पहुंचाता है। आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे उन पे फर्क पड़ेगा। अभी मैं आ जाता हूं सारी दोबारा सूरत इजराइल हाल में। देखिए डॉक्टर जमील, कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सब कुछ दुनिया देख रही है, एहतजाज भी कर रही है, लेकिन जालिम है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जंगी जो कवानीन हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और कोई इसमें हम देख रहे हैं कि पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही कि किसी तरीके से रोका जाए, या प्रेशर जिस तरह भी डाला जा रहा है वो काम नहीं कर रहा। तो फिर इसका हल क्या है आपकी नज़र में? आज फिर एक और बात कर लेते हैं आपके चैनल पर, जो कि बातें नहीं हो रही हैं, इसका फलसफा। इसका देखें कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो गया ये, लेकिन वेस्ट का मतलब ये नहीं कि वहाँ के रहने वाले लोग भी, वहाँ के रहने वाले लोग दर्द दिल रखते हैं, वो बड़े जुलूस जलसे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बाइडन प्रेशर में आके इजराइल को उसने कहा, और कुछ ट्रक गए हैं कल इमदाद के, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर, तकरीबन 100 ट्रक, जबकि डेली 100 ट्रक जाते थे। आज 24वां दिन है कि ये आग और खून की होली जो वहाँ खेली जा रही है। तो आपके सवाल का जवाब
कि इंटरनेशनल कानून की तो इजराइल धज्जियां उड़ाता रहा है ना, जिस तरह इंडिया ने भी जब से स्ट्रेटेजिक अलायंस यूएस के साथ, अमेरिका के साथ किया, तो कश्मीर में वो भी धज्जियां उससे ज्यादा उड़ा रहा है जो पहले इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। तो ये समझने की बात ये है कि अवाम, अमेरिका की बात कर लेते हैं, अवाम जिस लिहाज से बाहर निकल रहे हैं, या यूके के जिस लिहाज से बाहर निकल रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, एक वजीर यूके में उसने फिलिस्तीनियों के हक में बयान दे दिया, उसको फौरन निकाल दिया गया। यूके की वजीर खारजा, जिसको होम सेक्रेटरी कहते हैं, वो कहती है पुलिस को कि आप नरम रवैया न रखें इन प्रोटेस्टर से जो फलस्तीन की हिमायत में निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर्स हैं वो एक तरफ, अवाम दूसरी तरफ, और ये खून और कष्ट, आग और खून की जो होली है ये जारी। क्यों? डॉक्टर जमील, मुझे क्या बताएगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, जो खुद को कहते हैं कि जी हम तेल के कुओं के बादशाह हैं, कि हमारे बगैर तो शायद ये निज़ाम चल ही नहीं सकता है, आखिर क्या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट तक ही महदूद रह गए मामलात? कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया गया कि आखिर जालिम को भी महसूस हो कि उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लिहाजा कुछ बैकफुट पर आए? क्या वजह है कि वो किरदार नजर नहीं आया जो कि मुस्लिम उम्मा का होना चाहिए था? ये सहमे, ये डरे से, ये वो लोग जिनका के इंटरेस्ट वेस्ट में हो, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम उम्मा की फिक्र तो वो करे ना जिनके इंटरेस्ट और जो वेस्ट की जाल में, मगरिब के जाल में न बुने हुए, अमेरिका, बरतानिया वगैरह के, जिनके सारे का सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे इंटरेस्ट, सारी की सारी वीकनेसेस वो सारे उनके पास ना हो। तो एक तो ये वजह है। दूसरी, इसको आपको ये भी बताता चलूं कि इनके ज़मीर, हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो हैं, उनके ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे हैं सही मानों में, और वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ही जागना चाहिए। OIC का चार्टर बजाते खुद एक इंटरनेशनल कानून के तहत बना है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बना है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन और बाकी हैं। तो वो उस चार्टर के तहत बना है। उसके आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का साथ दिया जाएगा और उसके साथ उनके स्ट्रगल में, और अल-कुद्स अल-शर्फ जो है उसको फलस्तीनियों का कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अपने ही चार्टर की खिलाफ वर्जी, सितम ज़रीफ़ी देखें, और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, बशमूल हमारे वज़ीर ख़ारजा के। कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आप आर्टिकल 9 के तहत चार्टर, जो इसका OIC का चार्टर है, आर्टिकल 9 के तहत सरबराह सही, इजराइल के जंगी जराइम जारी हैं, और इस सारी सूरत हाल में हम यही कहेंगे बस तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में अल्लाह ताला को गैबी मदद हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की फरमा दे कि वहाँ पर हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएँ। अलबत्ता दिल खून के आंसू रो रहा है, अलबत्ता दिल से दुआएं निकल रही हैं और दुआएं असर रखती हैं। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मामले पर आपने तबसरा किया, कुछ बैकग्राउंड आपने हमें बताया, समझाया। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, इकबाल के इस मिसरे की जीती जागती मिसाल हैं उर्वा ज़ुबैर, जिन्होंने आलमी सतह पर फिल्म मेकिंग में अपना नाम बनाया है और इस वक्त ये हॉलीवुड में तेज़ी से मकबूल होती पाकिस्तानी फिल्म मेकर के तौर पर जानी जाती हैं। उर्वा अब तक इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए 50 से ज़ायद कमर्शल्स बना चुकी हैं। इसके अलावा मगरिब और मशरक़ी सकाफ़त के दरमियान फासले मिटाने में इनका कलीदी किरदार रखता है काम, और इनकी आने वाली फिल्म बानी भी इस मौजू की तर्जुमानी करती दिखाई देती है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी उर्वा ज़ुबैर से मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम उर्वा, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैप्पी टू बी हियर। उर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट शुरू से हुआ था कि मैंने यही करना है, क्योंकि इतना पैशनेट इंसान तभी होता है जब उसने पहले से डिसाइड किया हो कि मेरा ट्रैक ये है और इसी में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने यही करना है। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ था, आई थिंक मैं अराउंड 7-8 साल की उम्र होगी, और मेरे फादर जो हैं हमें सिनेमा लेके जाया करते थे। उस वक्त सिनेमाज इतने इस्टेब्लिश्ड नहीं थे और मैं कराची में रहती थी, तो वो हमें अक्सर जो है फिल्में लेके जाया करते थे। और मैं ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में उस वक्त सिनेमाज में देखा करती थी।
तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद मैंने ये पिक्सार और डिज्नी की फिल्में घर पे बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फिल्में या टीवी शोज़ देखा करती थी तो मैं खुद से जो है उसकी एंडिंग या उसकी स्टोरी लाइन जो है वो अपने दिमाग में बनाया करती थी, प्लॉट करती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई खुद से लिखना शुरू किया, लोगों से मुलाकात होती थी तो उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानी, एयरपोर्ट पे किसी को अफसरदा देख लिया तो उसके ऊपर डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दी। तो वहाँ से स्टोरी टेलिंग का और राइटिंग का जो है वो शौक़ पैदा हुआ। और जब मैं तकरीबन 16 साल की थी तो मेरे फादर ने हमसे पूछा कि आगे क्या करना है। और उस वक्त होता था कि इंजीनियर, डॉक्टर, इन सारी फील्ड में चले जाएं। मेरा पायलट बनने का भी शौक़ था। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक की, उन्होंने बोला अपनी आंखें बंद करो और मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा और बहुत फास्ट पूछूंगा, तुमने सोचना नहीं है, जवाब फ़ौरन देना है। तो कुछ सवाल के बाद उन्होंने मुझसे मेरी करियर चॉइस पूछी और मेरे मुंह से बिल्कुल फिल्म मेकिंग का नाम निकल गया। तो उसके बाद से फिर मैंने पीछे नहीं देखा, वहाँ से बैचलर्स, मास्टर्स और खुद से फिल्में लिखना और बनाना शुरू की। तो नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। ज़बरदस्त। अच्छा, और मैं अपने करियर में अगर थोड़ा सा पास्ट में चली जाएं तो फर्स्ट जो ब्रेक थ्रू आपको मिला वो कब मिला, कब मतलब आपका इंट्रोडक्शन हुआ ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ, ज़रा वो हमें बताइए। जब मैं यहाँ आ चुकी थी, मैं यूएस में इस वक्त रहती हूँ, और जब मैं यूएस अपने मास्टर्स के बाद मैं एलए मूव हो गई और वहाँ पे मैंने जो है कमर्शियल्स और म्यूज़िक वीडियोस में काम करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत मशहूर बैंड है आइकॉना पॉप के नाम से, उनके काफ़ी गाने हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं और आई एम श्योर पाकिस्तानी अवाम को भी पता होंगे। तो उनकी एक म्यूज़िक वीडियो मैंने की थी और वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास बजट बहुत कम था, हालांकि इट्स अ वेरी बिग बैंड, और एक दिन का शूट था और उसके अंदर हमने जैसे क्रिएटिवली एक पजल पीस था कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वहाँ से जब उधर वो मैंने एक एसोसिएट प्रोड्यूस जब की एक म्यूज़िक वीडियो, उसके बाद मेरे लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल गए, उस बैंड की कंपनी की तरफ से काफ़ी खुले। और उसके बाद मैं कमर्शियल्स में चली गई। कमर्शियल्स में मैंने यूनाइटेड एयरलाइंस, चेस बैंक, वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट, काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनकी। एक तरीके से गॉड जस्ट क्रिएटेड अ वे, एक के बाद एक चीज़ खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह लाइनअप होती गई। बट आई थिंक द वेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो है वो आइकॉना पॉप की म्यूज़िक वीडियो थी जहाँ से मेरे लिए रास्ते खुले। ज़बरदस्त। अच्छा पूर्वा, अब वैसे आप किस तरह देख रही हैं पाकिस्तान में जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, आपके ख्याल में डिफरेंस है पहले में और अब में, या फिर आपको लगता है कि प्रॉपर एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चीज़ें बदलनी चाहिए? क्या सोच रखती हैं आप? क्योंकि हैं तो आप पाकिस्तानी, जाहिर है दिल तो हमारा पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हम जो करते हैं हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वहाँ पर अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। आपकी क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान इज़ होम, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी होम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई किल्लत नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान हैज़ अमंग्स्ट द मोस्ट टैलेंटेड पीपल दैट आई वर्क विद एंड आई कंटिन्यू टू वर्क विद। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो है वो कमी है। अगर आप फिल्म मेकिंग के उससे देखा जाए तो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त फिल्में बना रही हैं। आई थिंक जो अपकमिंग टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, एंड व्हाट वी कैन डू इज़ कि आप जो है फंड्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल विप्लैश एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, ला ला लैंड एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। उसका जो डायरेक्टर है उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसने सिर्फ एक सीन शूट किया और उस सीन को उसने एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ किया, डिफरेंट कंपनीज में जाके दिखाया और बोला कि मुझे ये फंडिंग चाहिए ये फिल्म बनाने के लिए। और उस सीन के की वजह से जो है उसको फंडिंग मिली, किसी ने बेसिकली उसके ऊपर चांस लिया था, एंड देन ही मेड दैट फिल्म और उसकी दोनों फिल्में ऑस्कर जीत चुकी हैं। तो आई थिंक सिमिलरली टैलेंट वाइज आई थिंक आवर कंट्री इज amongst the top tier in all honesty। लेकिन अगर हमारी ही जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि फीचर फिल्म्स बनाती हैं और हर साल ये जो 4-5 फीचर फिल्म्स चलती भी हैं हमारे, अगर ये थोड़ी सी ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि हमारी जो अपकमिंग टैलेंट है वो आके स्क्रिप्ट्स पिच कर सकें एंड इन दैट केस हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। अच्छा उर्वा, मुझे ये बताएगा कि अभी जो आपका ये सकाफती फासले मिटाने का मिशन है, मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर हमें बताएगा कि आपके ज़हन में क्या प्लान है, क्या सोच आप रखती हैं, किस तरह मिटाएंगी आप ये सकाफती फासले?
देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब वी आर ऑल लुकिंग फॉर वन थिंग विच इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप जनरेशन गैप ले लें, हमसे जो बड़ी आगे की जनरेशन है, या आप जेंडर गैप ले लें कि मर्दों औरतों के दरमियान जो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद जेंडर रोल्स एट टाइम्स। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे पर्सपेक्टिव को कोई समझे या कोई एक्सेप्ट करे, कोई रिस्पेक्ट करे। तो बानी जो फ़िल्म है वो बेसिकली मेरी मदर की लाइफ स्टोरी से जो है वो इंस्पायर्ड है, लेकिन उसका मकसद जो है ना ह्यूमनाइजेशन है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है कि हम हमारे दरमियान में ये जो सारे फासले हैं हम उनको थोड़ा सा कम करें, एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को ना सिर्फ समझें बल्कि एक्सेप्ट करें। एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स गोइंग टू क्रिएट लव, अ लॉट मोर लव एंड अ लॉट मोर पीस नहीं, नाइस। अमंगस्ट अच्छा, ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छे। अच्छा उर्वा, तो आपका यही प्रोजेक्ट है जो कि अब रिलीज होने वाला है, या फिर इसके अलावा भी पाइपलाइन में कुछ है जो कि आ रहा है नाजरीन के लिए? एक्चुअली मेरे कुछ कमर्शियल्स हैं इस वक्त। एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो कि रिलीज़ होने वाली है इसी हफ्ते, और उसके अलावा कुछ 2-3 कमर्शियल्स हैं जो कि रिलीज़ होने हैं। लेकिन फ़ीचर फिल्म मेरी इस वक्त ये जो है वो डेवलपमेंट में है, और ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह 1 साल के अंदर शूट होगी, और इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि पूरी दुनिया में इसको रिलीज़ मिलेगी। अच्छा, आपकी मूवी तन्हा भी है, मैं चाहूँगी अगर आप उसके हवाले से कुछ हमें बताइएगा। बिल्कुल, पनाह जो है आई थिंक 2015 में हमने शूट की थी। हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं अली सुहेल जौहरा पाकिस्तान में। तो हम सब ने मिल के ये कॉन्सेप्ट बनाया था, और उसके बाद हमने फ़िल्म की। उसके अंदर एक वन टेक का कॉन्सेप्ट के जो है कैमरा जो है वो एक ही कोई कट नहीं होता कि आप एक ही उसके अंदर पूरी एक सीन को शूट करें। और वजदान शाह एक बहुत ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। तो इट स्टार्टेड ऑफ एज अ स्कूल प्रोजेक्ट कि हम सब पैशनेट बच्चे थे, हमने स्टोरी लिखी और उसके बाद जाके शूट किया, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इसको फेस्टिवल्स में डालेंगे तो उसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिल जाएगी। सही। तो उर्वा, आपकी वैसे प्रेफरेंस क्या होती है जो आप लोग शूट करते हैं? कोशिश करते हैं कि वो बाहर ही हो, यहाँ पर जिस तरह आपका ये सकाफती फासले मिटाने का मिशन है, तो क्या पाकिस्तान आकर भी आप लोग शूट करते हैं, या फिर ये सारे आउट ऑफ कंट्री, मतलब पाकिस्तान से बाहर ही हैं? लेकिन जो मेरे इस वक्त क्लाइंट्स हैं वो सारे यूएस बेस्ड हैं, तो उनकी शूट्स भी जो हैं वो यूएस में होती हैं। लेकिन मेरे कुछ पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट्स हैं और फीचर फिल्म्स हैं जो कि मैं बनाना चाहती हूँ, और उनकी फंडिंग जो है वो हॉलीवुड से रिलेटेड है, लेकिन एग्जीक्यूशन और शूटिंग जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान का कल्चर और खूबसूरती जो है वो दिखाना चाहती हूँ। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे वो फिल्म मेकर्स जो कि पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं कि वो हॉलीवुड के साथ कनेक्ट हो जाएं, उनको आप किस तरह क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह कनेक्शन में आ सकते हैं, या फिर अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखा सकें? देखें, पहले तो ये है कि अपना काम आगे दिखाएं। डोंट बी अफ्रेड टू रीच आउट टू पीपल आउटसाइड, whoever is present here। मैं हूँ या जो जितने भी हमारी एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की इधर, रीच आउट, शोकेस योर वर्क। आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली जो है वो रीच आउट करके अपना काम दिखाएं। काम खुद बोलता है, तो जब आप खुद से जो है इसको अपने आप को पिच करेंगे, अपने काम को पिच करेंगे, और जब आपका काम खुद ही बोलेगा तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टैंड इन योर वे। बहुत अच्छे। अच्छा उर्वा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनका आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, और वो ये चाहते हैं कि आप वो आगे पढ़ने के लिए बाहर के ममालिक में भी जाएं और अपना नाम बनाएं। उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं समझ आती, वो किसी को देख के इंस्पायर तो होते हैं लेकिन उस तरीके से इंटरेस्ट से नहीं काम कर पाते हैं, उस लेवल का नहीं कर पाते। तो जिस लेवल पर आप हैं, मैं चाहूँगी कि यहाँ तक आने के लिए क्या सोच होनी चाहिए, कुछ अगर आप उनको टिप दें। देखिए, फिल्म मेकिंग जो है ना एक बहुत मैड करियर चॉइस है, क्योंकि इसमें कोई सुकून नहीं है, इसमें कोई 9 to 5 नहीं है। इसके लिए आपके पास पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद खून आप एक करके किसी फिल्म को बनाना चाहते हैं और आपका पैशन है उसके अंदर, तो ये सबसे पहले तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पे लिमिट नहीं करें अपने आप को। कैमरेज खरीदें या रेंट करें और खुद ही बाहर निकलें, कहानियाँ लिखें, शूट करें,
शुरू में कोई भी अच्छा नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, राइट? तो आप जितना बाहर निकल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको उसको जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और अगर आपको रिकग्निशन नहीं भी मिल रही तो उससे आपने डिसहार्टन नहीं होना, आपने बस आगे बढ़ते जाना है। और अब इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज़ अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से एजुकेशन फिल्म मेकिंग की ले रहे हैं, तो आप बाहर के मुल्कों में जो है वो स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। स्पेशली अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो हो कि आपने अपने 4 साल के बैचलर्स में जो फिल्में बनाई हैं, काम की हैं, या नहीं भी किया बैचलर, तो खुद से आपने कैमरेज उठाए हैं और आपने खुद जो है फिल्में बनाई हैं, उनको भेजें। क्योंकि जो बाहर के जो मुल्क हैं ना, एक तो उनके पास कोटा होता है स्कॉलरशिप्स का, और दूसरा ये कि वो आपकी किसी उसको रेज्यूमे को नहीं देख रहे, वो आपके काम को देख रहे हैं। तो जब वो आपको ये देखते हैं कि जी इसके अंदर स्टोरी टेलिंग की काबिलियत है, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। उसके थ्रू दैट आप बाहर मुल्क में जा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद यू कैन फ्लरिश एंड स्टार्ट योर करियर इन फॉरेन कंट्रीज। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो डिजिटल दौर है और हम लोग पाकिस्तान में बैठे ऑनलाइन भी मतलब कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो कि यहाँ पर बैठे लेकिन सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम पसंद किया जा रहा है। ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा? अगर कोई फिल्म मेकर है और वो ये चाहता है कि उसके काम को बाहर पजीराई मिले, तो वो ऑनलाइन यहाँ बैठ के कैसे काम ले सकता है जो कि बाहर से अगर उसको मिल जाए? देखिए, मैं फिर से अपने एक बहुत अच्छे दोस्त अली सुहेल की एग्जांपल दूंगी। वो पाकिस्तान में ही बेस्ड हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना काम बाहर के मुल्कों की प्रोडक्शन कंपनीज को दिखाया है, तो बाहर के मुल्क की जो कंपनीज हैं वो उनको हायर करते हैं, एयर ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, होटल लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपने बाय द एंड ऑफ द डे आपने क्लाइंट को अपना एक विजन दिखाना है, आपने एक कॉन्सेप्ट दिखाना है। कहानी सिर्फ बतानी है, क्या कहानी बतानी है, उससे बढ़ के आप कहानी कैसे बता रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि बहुत सारी फिल्म मेकर्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो जब आप अपना काम बाहर दिखा रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आप एक दफ़ा उसको एक बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, तो वो बार बार रिपीट होगी और वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे भी खुलेंगे। सही। थैंक यू सो मच शुरवा ज़ुबैर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बड़े अच्छे, इस पर जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी बड़े मुफीद आपने मशवरे दिए हैं, उनको समझाया है कि उन्हें किस तरह से काम करना है और कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम को शोकेस कर सकते हैं और उनको पजीराई मिल सकती है। थैंक यू सो मच। और अभी नाज़रीन एक वक्फ़ा हमें लेना है, वक्फ़े के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारी कोशिश होती है कि आपको हर लिहाज से अपडेट रखा जाए कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो अभी मैं आपको जो सिचुएशन बताऊंगी वो है जनाब पाकिस्तान के अंदर की। तो पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। ये मुहिम 4 सूबों के 31 अजला में चलाई जा रही है। पोलियो मुहिम के दौरान इन इलाकों पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी जहाँ पर पॉजिटिव सूरज सैंपल्स मिले हैं। खुसूसन पोलियो मुहिम जो टीम है वो आउटब्रेक रिस्पॉन्स के नाम से चलाई जा रही है। 4 सूबों के 6 आउटब्रेक जोन्स हैं जिनमें 3 मराहिल में खुसूसी जो पोलियो मुहिम है वो जारी है। क्या सिचुएशन है, किस तरह से मुहिम चल रही है, इसी पर बात करने के लिए लाहौर से फातिमा शिराजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फातिमा बताइएगा ये पोलियो वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं? जी देखिए, आज पोलियो मुहिम जो आगाज़ हो चुकी है, आज उसका दूसरा रोज़ है और टोटल 20,85,284 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें टीम वर्कर्स जो है वो 6,404 है। अब इसमें ऐसा है कि डेली वेजेस की बुनियाद पे भी डीसी राफे हैदर ने लोग जो हैं वर्कर्स अपॉइंट किए हैं ताकि डोर टू डोर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए। इस दफ़ा खसूसी तौर पर ये इकदाम लिया गया है कि जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, जो खानदान झुग्गियों में हैं, वहाँ जाके भी वर्कर्स जो हैं वो वहाँ जाके बच्चों को कतरे पिलाएंगे। और डीसी राफे हैदर की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती जो है वो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए अपाहज कर देगी। तो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, बहुत ही सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है। सुबह
सुबह 8 बजे से सही। लेके शाम 4 बजे तक वर्कर्स जो ठीक हैं है। वो डोर टू डोर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे सही, हैं। शाम जी 4 बजे तक ये वर्कर्स जा रहे हैं और बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ज़ाहिर है ज़िंदगी है ये, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी भी तरह की महरूमी का शिकार हों, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कतरे पिलाए जाएं। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें लाहौर की सिचुएशन से आगाह किया। अब जनाब अच्छी खबर है और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंसानी हकूक़ की नामवर कारकुन निगत दाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मसनूई जहानत के मुशावरती बोर्ड का हिस्सा बन गई हैं और रवां साल के आखिर तक ये बोर्ड 3 अहम शोबों में अपनी सिफारिशात पेश करेगा। इनमें पहली सिफारिश AI की इंटरनेशनल गवर्नेंस और जनरेटिव AI और इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से मुतालिक ख़तरात और चैलेंजेस के बारे में समझना शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक बयान में कहा गया है कि बोर्ड फौरी तरजीहात में AI से मुंसलिक ख़तरात और चैलेंजेस पर साइंसदानों के दरमियान एक आलमी मुआहदे की तश्कील, अहदाफ हासिल करने के लिए AI का इस्तेमाल और AI गवर्नेंस पर बैनुल अक़वामी ताउन इसमें शामिल है, इस पर काम करेगा। और इसी सारी सूरत पर बात करने के लिए निगत दाद साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या फील कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स काफ़ी हम्बल फील कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी मुझे एहसास है कि ये काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पूरी दुनिया से सिर्फ 39 मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं इस काम के लिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ UN सेक्रेटरी जनरल को जो है वो उनको एडवाइस करना है कि कैसे जो 3 आपने बताए हैं हमारे गोल्स इस साल के, उनको पूरा करना है, बल्कि ये कि कीपिंग इन माइंड कि हम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो ममालिक UN का हिस्सा हैं और जो डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं AI के हवाले से या उसकी गवर्नेंस के हवाले से, उनको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकें और मुतफ़क्का किसी ऐसी फ्रेमवर्क पे आ सकें जिस पे तमाम लोग जो हैं वो राज़ी हों और उसको अडॉप्ट कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि मारूफ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट तो माशाल्लाह आप हैं और सभी जानते हैं आपका काम भी और आपको भी, ये कैसे मुमकिन हो पाया कि आप माशाल्लाह से सिलेक्शन आपकी हो गई इस बोर्ड में? देखिए, जो बोर्ड में डिफरेंट लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ लेकर आए हैं। इसमें टेक्निकल कम्युनिटी भी है जो कि जिनका काम बिल्कुल फोकस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या जनरेटिव AI के ऊपर। फिर इसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जो कि या तो वो टेक मिनिस्ट्री से हैं या फिर डिफरेंट AI के जो इनिशिएटिव्स मुख्तलिफ हुकूमतों ने लिए हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जिसमें मुझे उन्होंने शामिल किया, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी साइड पे है उस पर काफ़ी ज़्यादा मेरा काम है। मेटा की ओवरसाइट बोर्ड पे भी हूँ, तो गवर्नेंस मॉडल्स जो हैं कि ग्लोबली कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, तो उन एक्सपर्टीज़ को लेकर के उन्होंने मुझे शामिल किया। एकेडेमिया के भी काफ़ी लोग हैं, तो बेसिकली बड़ा डाइवर्स बोर्ड है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं। और एक आई थिंक बहुत अहम बात ये भी है कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI के हवाले से जितनी भी कन्वर्सेशन हमने पिछले चंद महीनों में आप कह लें या एक साल में जो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से हो रही हैं, वो सिर्फ मगरबी ममालिक में हो रही हैं। वो EU में, US में, UK में, अगर आपको पता हो तो US में कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इशू हुआ है AI गवर्नेंस के ऊपर। तो लेकिन हमारे जो ममालिक हैं, हमारा जो रीजन है, उन कन्वर्सेशंस का या डिबेट्स का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि हम में से कोई उस टेबल पे बैठा हुआ है जो कि हमारे रीजन के जो कंसर्न्स हैं या हम कहाँ पे मौजूद हैं AI को लेकर के, ना सिर्फ इनोवेशन बल्कि हार्म्स और गवर्नेंस के भी हवाले से। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे रीजन से कोई नुमाइंदा वहाँ पे है मौजूद। नहीं, बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई शक नहीं कि सारी एफर्ट्स आपकी हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि निगत साहबा, आपने सोच अब आपके जहन में क्या है? ज़ाहिर है, ठीक है, आप इस टेबल पर मौजूद होंगी, इस एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा होंगी, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगी भी और पाकिस्तानियों को समझाएंगी भी। अब ये समझाना किस तरह है, इस हवाले से कोई प्लान आपके जहन में है?
देखिए, जो बोर्ड का हिस्सा होना तो अभी तो फ़िलहाल वो प्लान है कि आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना और यूएन के लिए कैसा फ्रेमवर्क बनाना है, जो कि वो फिर बाकी स्टेक होल्डर्स और जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनको वो दे सकें। लेकिन पाकिस्तान के लिए देखें, बड़ा ज़रूरी है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ऐसी कोशिश करे और काविशें लेकर आए, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही तरह की बहस में ना फंसे रहें, जो कि पिछले 1 साल से हम सियासी बहसें देख रहे हैं। हमारी इनोवेशन, हमारी टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हम अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पीछे हैं और हमें अब ये तय करना होगा कि जहाँ पे दुनिया जा रही है वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। मतलब आप देखें जो बाइडन और ये उन्होंने बाकायदा वक्त निकाल के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुला के इतनी मीटिंग्स की हैं एआई के ऊपर कि कैसे हमने गवर्न करना है अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती है। तो मैं तो अपनी जो काविश है वो तो मैं करूँगी जो भी है, कि अपने मुल्क को, अपने रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करूँ इस बोर्ड में और हम अपने कंसर्न कैसे लेकर के आए। लेकिन बाकी जो काम है वो हुकूमतों का होता है कि वो कैसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कराएं जो कि ना सिर्फ यूजर्स के लिए की बेहतरी के लिए हों, बल्कि ऐसे गवर्नेंस मॉडल हों जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए और बाकी दुनिया के साथ चलते हुए हम डेवलप करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा निगत साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि पाकिस्तानियों को आप समझाएं भी कि आखिर ये एआई क्या चीज़ है, क्योंकि हम आम तौर पर तो ये लोगों से सुनते हैं कि भाई आगे तो एआई का दौर है और जो भी होगा जनाब इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हमें करना है, इसका इस्तेमाल हमारे लिए लाजमी हो जाएगा, हमें भी एडवांस होना है, हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट लेवल पर उस तरीके से इनिशिएटिव्स आईटी फील्ड को लेके उस तरह से नहीं लिए जा रहे कि इसमें उस तरीके से काम हो पाए। आप क्या बताएंगी, ये हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, कैसा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए मसनूई ज़हानत है, ठीक है। और ये बेसिकली जो इस वक्त बहुत सी ऐसी, मतलब बहुत ही एक आम सी जो एक एग्जांपल है वो चैट जीपीटी है, ठीक है। अभी उसके और लेकिन उसमें जो डेटा है वो 2021 तक है। थोड़ी सी टेक्निकल आगे बात हो जाएगी, लेकिन ये कि बेसिक एग्जांपल ये है कि कोई भी आप जैसे चैट बॉट हैं वो आपके साथ इस तरीके से बात करेंगे या कर रहे हैं अभी, जिसमें आपको लगेगा कि कोई दूसरा इंसान पीछे बैठ के बात कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। लेकिन वो मशीन किस बेस पे आपसे बात करिए, वो जो डेटा उसके पास है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनकी बेसिस पे वो मशीन खुद ही अपनी जहानत को इस्तेमाल करके, जैसे उसको ट्रेन किया गया एआई को, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन खदशात ये हो रहे हैं कि ये सिर्फ एक चैट बॉट तक की बात नहीं, तो एक मिसाल है, लेकिन बहुत सी बाकी जो टेक्नोलॉजीज में एआई का इस्तेमाल अब होने जा रहा है या हो रहा है, वो शायद इंसानों को भी पीछे छोड़ दे। और वो अगर इंसानों को पीछे छोड़ देगा तो फिर बहुत से खदशात हैं कि फिर जो इंसानों का काम है वो मशीनें करना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंसानों की क्या जरूरत रह जाएगी। तभी कहा जाता है कि जॉब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और एआई से ही वो सारी सर्विसेज। मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज ये इतनी जो खबरें इस तरह बहुत सी आ रही हैं कि एआई से इंसानियत पूरी जो है उसको खतरे में पड़ जाएगी, तो उसको उस तरीके से ना लें, बल्कि ये कि जब भी नई टेक्नोलॉजी, जब भी नई इनोवेशन आती है तो एक हमेशा खतरा लाहक हो जाता है कि हमारा क्या होगा। लेकिन अभी जो जितनी तेजी से इसी वजह से ये एआई बोर्ड भी बनाया गया है या बाकी हुकूमतें फौरी तौर पे एक्शन ले रही हैं, इसी वजह से इट्स अ कॉल टू एक्शन फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज वेल कि हम कहाँ पे मौजूद हैं इस पूरी चीज़ को गवर्न करने के लिए, कि ऐसी चीज़ें ना डेवलप कर पाएँ जो कि जिनके कोई गार्ड रेल्स ना हो, जिनके कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मौजूद ना हो, और ऐसी चीजें डेवलप हो जाएं जो कि सिर्फ नुकसान पहुंचाए। जैसे अच्छा, अभी नुकसान की, खतरे की और ऐसे मैकेनिज्म की जो बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी एक पता नहीं सोच उनके जहन में है कि आपको याद होगी टर्मिनेटर मूवी, तो लोग कुछ ये भी सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, खा ही जाएगा ये। ये ऑफ कोर्स लोग ये बात तो करें, लेकिन इसमें कोई देखिए बहुत पुरानी, अगर आप 90-80 की दिहाई में अगर सोचे, तो जब हमें जब ये बात सुनने को पहली दफ़ा मिली कि ऐसे एक चीज़ आएगी कि आप अगले इंसान को स्क्रीन पे देख सकेंगे, हमें तो सिर्फ टीवी का पता था ना, तो वो एक इंतहाई अनहोनी बात लगती थी कि टीवी पे देख सकेंगे, आप उससे बात कर सकेंगे, वो कहीं पे भी होगा, आप बात कर सकें, और ऐसा लगता था ये नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है।
तो जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और ख़ासतौर पे एआई में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस हद तक ना जाएं, बल्कि अभी ह्यूमन लूप जो है वो इतना बीच में शामिल हो कि टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की कर जाए वो इंसान के ही कब्जे में हो, वो इंसान ही उसको चलाए, वो ही उसको कंट्रोल कर सके और उसके कंट्रोल से ना बाहर निकले। आई थिंक बहुत आम अल्फाज में मैं इसको ऐसे बयान कर सकती हूँ। नहीं, बहुत अच्छे से आपने बयान किया। अच्छा निगत साहब, हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मशवरा देंगी जिनमें एंथुजियाज्म भी है, जो पैशनेट भी हैं और जो आईटी को समझना जानना भी चाहते हैं, उनको आप क्या बताएंगी कि वो इस्तेमाल कैसे करें एआई का? देखिए एआई तो बहुत सी लाइक चीज़ों में अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या बिग टेक कंपनीज उसको इस्तेमाल कर रही हैं या ओपन एआई या इस तरह की जो कंपनीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग जो यंग बच्चे या जो टेक्नोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है और वो इस फील्ड में आगे वो करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट्स कि पूरी दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है। ऑफ कोर्स एकेडमिया में बहुत से लोग हैं बट जो टेक्नोलॉजी साइड पे है उसमें भी बहुत से लोग हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग बहुत ये दुनिया भर में ये बहस है कि बहुत लोग आइसोलेशन में काम करते हैं कि जो एकेडमिया के लोग हैं वो अपने खदशात एक साइलोज में शामिल वो जाहिर करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो अपने लिहाज से करें। तो सिर्फ इनोवेशन को ना देखें बल्कि ये भी देखें कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप करें और आप उसमें शामिल हैं उस डेवलपमेंट साइड पे, तो जो हार्म्स हैं, रियल वर्ल्ड हार्म्स हैं, उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें और जो अभी तक बहुत सी ऐसी पेपर्स और फ्रेमवर्क्स और चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं एथिक्स ऑफ एआई पे, उनको ज़रूर अपने काम का हिस्सा बनाएं ताकि कुछ भी जब आप बनाएं तो वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए और वो ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए बनाया जाए और जो यूज़र्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। बहुत सादा सी मिसाल है कि एआई मतलब पिक्चर्स हमारे सामने आती है, हमें ये भी नहीं पता कि हम वेरीफाई कैसे करें कि ये एक रियल पिक्चर है या एआई ने जनरेट की है। तो अपने आप को ज़रूर नॉलेजेबल करें कि आप कैसे वेरीफाई कर सकें उस कंटेंट को या उन इमेजेस को या उन पिक्चर्स को जो कि एक्चुअली एआई जनरेटेड है। ये बड़ी सादा सी मिसाल है लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल में इसी वजह से बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में इस पर बहुत काम करने की। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा निगत साहब, मुझे ये बताएगा कि अब चूँकि पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट करना है, माशाल्लाह से आप एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा भी हैं और आप जाकर इस पर जो आपकी एफर्ट्स जितना हो सकेगा आप काम भी करेंगी। गवर्नमेंट लेवल पर किसी से आपका कांटेक्ट हुआ है या फिर आपने कुछ इस हवाले से सोचा है कि आप रिप्रेजेंट तो करने जा रही हैं लेकिन जाहिर है जो इनकलाब दुनिया में आ रहा है वो पाकिस्तान में लाने के लिए आपकी एक सोच तो होगी कि मुझे कुछ करना है, तो कुछ बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, अभी तो आपको पता है निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत का काम जो है वो इलेक्शंस करवाना है, लेकिन अभी कोई पॉलिसी किसी चीज़ के ऊपर वो काम कर नहीं सकता। मुझे किसी ने रीच आउट नहीं किया, लेकिन मैं ये इरादा ज़रूर रखती हूँ कि अगर एक दफ़ा इलेक्शंस हो जाएं और एक प्रॉपर हुकूमत जब पाकिस्तान में आ जाए तो हम प्रॉपरली इस पे इस तरीके से काम करें कि आप इसकी ग्राउंड वर्क बनाएं और फिर उसके ऊपर बिल्ड करें, क्योंकि निगरान हुकूमत थोड़े अरसे के लिए उनका और मकसद है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खुद मेरा ये एक अज़म है कि जो नॉलेज या जो भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन वो हुकूमतों का भी काम है कि वो भी आपको रीच आउट करें, आप उनके पीछे ना भागें। इसी वजह से ये कॉल टू एक्शन आपके प्रोग्राम के ज़रिए से मैं देना चाह रही थी कि जो भी आगे आएँ, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीते, प्लीज़ टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को सबसे आगे रखें। ये हमेशा सबसे पीछे रहा है और ये हमेशा जो है ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया जिनको समझ भी समटाइम्स नहीं होती। तो अब ये वक्त आ गया कि हम ये लूज़ ही नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी कि हम ये इसको बिल्कुल पीछे रखें और बाकी चीज़ों को आगे, क्योंकि फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को रीच आउट करें जो ऑलरेडी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा अज़म है कि हम इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स लेकर आएँ जिसमें पाकिस्तान भी सबके साथ शामिल हो, खड़ा हो बाकी हुकूमतों के साथ कि हमने भी ये किया और हम ये कर रहे हैं एआई की दुनिया में। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच निगत दाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको एक बार मुबारकबाद। और इंशाल्लाह आपने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को जाके और कुछ अच्छा ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी आगे चलकर इस फील्ड में होगा। अब जनाब आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ प्रेडिक्शंस लेते हैं और आगे के हाल अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। तो आगा साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, और आप और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत बल्दिस्तान के खूबसूरत वादियों से आपको सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब मुझे बता दीजिए, आपने कहा था कि जिस दिन मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो आपको ज़रूर हम आपसे रब्ता करें, तो हमने रब्ता कर लिया है। अब सितारों की चाल क्या बता रही है? अल्लाह ताला की ताईद और अल्लाह ताला की मदद से इल्म फल्कियात की जो गाइड है, सितारों की जो रोशनी है, वो मुकम्मल तौर पर बाबर आजम और पाकिस्तान पर पड़ रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने उस अबरार अहमद को भी मैंने, अगर आज अबरार को भी खिलाते भी हैं तो भी पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि कल मैं कोई, और यहाँ तक कि मैंने एम्पायरों को भी देखा है, जो मुझे पता चला कि ये दो एम्पायर है, तो मैं उसी हिसाब से भी मैंने हिसाब लगाया है कि इंशाल्लाह ताला आज का 3 चेंजेस आ रही हैं। 3 चेंजेस मैं बता देती हूँ आपको चेंजेस, ताकि फिर आपको आसानी होगी बताने में। एक तो इमामुल हक की जगह पर फ़खर जमान बताया जा रहा है, शादाब की जगह पर उसामा मीर, और मोहम्मद नवाज जो हैं वो भी नहीं होंगे, उनकी जगह पर आगा सलमान टीम का हिस्सा होंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि सितारे क्या कह रहे हैं। खैर मैंने आगा सलमान को तो हिसाब नहीं लगाया, मैं सच बात बताऊं, बाकी जितने जो जिनके भी आपने नाम लिया है सबका मैंने नाम बाकायदा हिसाब भी किया, इनको देखा भी है, और इसके बावजूद भी क्योंकि मेन जो खिलाड़ी है, 3 जो अहम खिलाड़ी हैं, जैसे शाहीन अफरीदी हैं और बाबर आजम है, और इसके अलावा जो हमारा ओपनर है, इन सब को मैंने एक एक करके देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मैच अहले पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की ताईद और मदद से, और पाकिस्तान 100% जीतेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप के तरफ आज से आगे बढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा ही है, और आज से जितने मैचेस हैं हम सारे मैचेस जीतेंगे 100%, 110%। ये तो मैंने, आप दोनों ने मुझसे वादा भी किया है, आप और फहीम भाई ने, और आपने गिलगित आएंगे मुबारकबादी देने के लिए, जश्न के लिए मुझे बुलाएंगे, और ये भी याद रखिएगा कुछ अवार्ड का एहतमाम करेंगे बहुत साल। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगा साहब अच्छा मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानियों के लिए हालात अब आगे आप किस तरह के देख रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 15-20 रुपए सस्ता होने जा रहा है, और गैस 110 से 136 रुपए महंगी होने जा रही है। तो सर्दियों में तो आपको पता है गैस की जरूरत होती है, तो क्या आगे सिचुएशन देख रहे हैं? महंगाई का तो जो सिलसिला है, अगर कोई मुआवजा होगा कम होगा, क्योंकि ये वक्ती तौर पर ऊपर नीचे ये करेंगे, और इलेक्शन के करीब करीब कुछ मामलात इलेक्शन के लिए कुछ लोगों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ फैसले हैं, मगर महंगाई का जो मौजूदा सिलसिला है वो किसी हद तक वक्ती तौर पर थोड़ा सा आवाम के लिए रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। आगे तो मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोल में कोई कमी होने वाली है, और या कुछ चीजों में जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है महंगाई के सिलसिला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाँ ये बात सही है, पेट्रोल वक्ती तौर पर नीचे आ सकता है। अच्छा वैसे आगा साहब मुझे आप बताइएगा, उनके हमने कुछ ज्योतिषी या फिर ये जो आगे का हाल बताने वाले हैं उनसे बात की है, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि 16 नवंबर तक का जो वक्त है ना वो कुछ मुश्किल है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना कुछ शुरू हो जाएंगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, फाइनेंशियली एतबार से पाकिस्तानियों की सूरत हाल कुछ बेहतर होने लगेगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, जब तक पाकिस्तान में एक आज़ादाना और मुकम्मल तौर पर तमाम जमातों के लिए एक मुकम्मल आज़ादी से इलेक्शन नहीं होंगे, और उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने तमाम सियासी जमातों के सितारों को बगौर देखा भी है, देख भी रहा हूँ, उनको जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल एक हर बंदा अपनी आज़ादी के साथ पाकिस्तान को मुंतखब करेगा तो आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज, क्योंकि हम सब कुछ आलमी तेल बाहर से लेते, सब बहुत सी चीज़ें 98% हमारे बहुत से खुराक बाहर से आता है, तो जब तक एक आलमी सतह पर एक चीज़ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए फिलहाल मुश्किलात नजर आ रही। सही, मुझे ये बताइएगा आगा साहब, अभी हाल ही में चांद ग्रहण भी गुजरा है, तो आपके ख्याल में इस चीज़ का भी कोई असर होता है? जी बिल्कुल, चांद के हम जिनके जो सियारा जो है ना चांद है, मसलन हम हिसाब किताब लगाते हैं, जिन कभी ये जो हम 7 सियारों से या हम बास औकात इस वक्त 21 सियारों तक जा चुके हैं, जिसका सियारे के माते हैं तो आपका सितारा होता है, जिसका भी चांद सियारा हो इनफरादी तौर पर, उनके लिए तो जाहिर बात है बहुत ही मुश्किलात होंगे, मसाइल होंगे, उनको लिए सदका देने चाहिए, वो इस्तग़फ़ार करने चाहिए, नमाज आयात पढ़नी चाहिए,
बाकी रह गए वैसे भी जनाब अली, और मुल्कों हिसाब से देखें तो ये जो चांद की जो कैफियत है ये रूस के लिए बहुत जबरदस्त था। ये जो पहली दफा मैं देख रहा था रशिया के लिए बहुत अच्छा था। मुझे लगता है यूक्रेन वो बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा, नए इतिहाद बनाएगा। और मजे की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी रूस के साथ खड़ा नजर आता है आगे जाकर। चलें तो जी, अल्लाह करे कि ये चीज़ें आगे चलकर बेहतर हों। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये वक्त भी तमाम हुआ चाहता है। मुझे आपसे इजाज़त देनी, दिल तो नहीं चाह रहा कि और भी मेहमान हों और भी बहुत सारी बातें हों, लेकिन वक्त की किल्लत है। और इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे फिर से। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।